प्यारे बच्चों, नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 4 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना था कि बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं, जैसे फूलों का खिलना और फिर खिल के मुरझा जाना, पतझड़ का आना और फिर नए पत्तों का आना, मौसम का बदलना, दिन और रात का होना, तूफान आना, बारिश आना, ये सारे बदलाव हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं। और बच्चों, बहुत सारे बदलाव हैं जो आप अपने घर में भी देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ये तो आप देखते हैं ना, है ना। फिर लकड़ी का जलना, दूध से दही का बनना, ये तो रोज़ आपके घर में होता है। और बहुत सारे परिवर्तन जैसे मोमबत्ती का जलना, तो ये सारे बदलाव अपने आसपास आप देखते हैं। और ये सब बदलाव बच्चों क्या कहलाते हैं? ये सब बदलाव परिवर्तन कहलाते हैं, यानी चेंजेस कहलाते हैं। बच्चों, परिवर्तन की परिभाषा आप जानते ही हैं। चलिए अभी थोड़ी सी दोहरा लेते हैं। वस्तु के आकार, अवस्था, स्वाद, गंध और प्रकृति में होने वाले जितने भी बदलाव होते हैं वो सब परिवर्तन कहलाते हैं। बच्चों, परिवर्तन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ प्रकार हमने भाग 1 में जाने थे और कुछ प्रकार हम भाग 2 में पढ़ेंगे। पर चलिए पहले थोड़ा दोहरा लेते हैं, जैसे तीव्र और मंद परिवर्तन। अब बच्चों, तीव्र शब्द का अर्थ तो आप समझते ही हैं। तीव्र मतलब तेज गति से होने वाले परिवर्तन, यानी कि जैसे माचिस की तिल्ली जलाई तो वो क्या क्षण भर में हो जाता है, तो वो कैसा परिवर्तन हुआ? तीव्र परिवर्तन। और दूध से दही जमाते हैं तो क्या वो क्षण भर में हो जाता है? नहीं। तो आप जानते हैं ना वो कौन सा परिवर्तन है? बिल्कुल सही, वो मंद परिवर्तन है। बच्चों, फिर है अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल यानी जो उपयोगी है, और प्रतिकूल बिल्कुल सही, जो उपयोगी नहीं है, हानिकारक है। तो जैसे बच्चों खाने का पकना, जब हमारे घर में खाना पकता है तो बताइए ये कैसा परिवर्तन है? आपने बिल्कुल सही सोचा, ये अनुकूल परिवर्तन है। और जब रोटी में फफूंद लग जाती है तो वो सही सोचा आपने, वो प्रतिकूल परिवर्तन है। फिर बच्चों नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। अब नियमित शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप विद्यालय में बिल्कुल नियमित रूप से जाते हैं, यानी नियम से, जो निश्चित समय में होते हैं, जिनका समय निश्चित, जिनका परिवर्तन निश्चित होता है। जैसे कि चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा का बढ़ना, घटना, ये सब निश्चित होता है। और अनिश्चित, जैसे कि बारिश का होना, तूफान का आना, तो वो कैसे परिवर्तन हुए? अनिश्चित। फिर बच्चों प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। ये थोड़ा शब्द मुश्किल है, लेकिन आप इसको जानते हैं कि जब परिस्थितियों को हम उलट देते हैं तो हमारा पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है। देखिए कैसे? जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, आपको बर्फ़ फ्रिज में आप जमाते हैं, फ्रिज में से बर्फ़ आपने निकाली तो क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, वो पानी में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। और जैसे ही आपने परिस्थितियां बदली, आपने उसको वापस फ्रिज में रख दिया तो क्या हुआ? वो फिर से बर्फ़ बन गया। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और सब कुछ जानते हैं। फिर बच्चों ये हुआ प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, यानी परिस्थितियां कितनी भी उलट दें परंतु हमें पूर्व पदार्थ अपनी अवस्था में नहीं मिलता। जैसे अब दूध है, दूध से आपने दही को जमाया तो क्या हुआ? क्या आप उस दही को वापस दूध बना सकते हैं? चाहे आप ठंडा करें, गर्म करें, लेकिन बच्चों वो नहीं बदल सकता। तो ये अप्रत्यावर्तित। और फिर है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चलिए मैं आपसे एक उदाहरण पूछती हूँ। मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं? नहीं, आप सही समझ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मोम का पिघलना, तो देखिए मोम कैसा होता है?
ठोस होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं वो पिघल के द्रव में बदल जाता है। अब मैंने उसको यूं ही रख दिया थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ, वो वापस ठोस अवस्था में आ गया, यानी कि हमें पूर्व पदार्थ मिल गया और कोई नया पदार्थ बना नहीं बना। तो अब रासायनिक परिवर्तन की बात अगर करें तो बच्चों, मोमबत्ती का जलना, आप मोमबत्ती कब जलाते हैं? जब अंधेरा होता है, रात होती है। तो जैसे ही आपने मोमबत्ती जलाई, प्रकाश के लिए जलाई ना, तो आपको उससे प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और मोम बहुत थोड़ा सा मिलता है। तो यानी कि इसमें नए पदार्थ हमें मिलते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे हुए? रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, अब हम भाग 2 में बहुत सारे नए प्रकार के परिवर्तनों को सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन बच्चों, जो प्रकृति में होता है, स्वतः होता है, अपने आप होता है, वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? वो प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, क्या हो रहा है? ज्वालामुखी का फटना। तो ये क्या हुआ? अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। फिर बादलों का बनना, आना, ये सब भी प्राकृतिक। फिर ये देखिए बच्चों, ये आप समझ गए ना क्या है? ये हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ये भी प्राकृतिक परिवर्तन है। अब मैं आपको बहुत मज़ेदार चीज़ बताती हूँ। ये तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है, पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। पहली, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि अपने ही एक्सिस पे घूमती है, लट्टू की तरह। तो इसको हम बोलते हैं परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन। और दूसरा तो आप जानते हैं, दूसरी प्रकार की गति कैसी होती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे बोलते हैं परिक्रमण, यानी रेवोल्यूशन। तो बच्चों, 2 प्रकार की पृथ्वी गति करती है। अब हम अगले परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जो है कृत्रिम परिवर्तन। और कृत्रिम का अर्थ तो आप जानते हैं, यानी आर्टिफिशियल, या जो प्रकृति ने नहीं किया, यानी मनुष्य द्वारा किए गए कार्य। अब देखिए, ये मनुष्य कार्य कर रहा है, तो मनुष्य जो भी कार्य, घर बनाए, सड़क बनाए या पहाड़ तोड़े, जैसा भी जो भी काम मनुष्य द्वारा होते हैं, वो सब कृत्रिम परिवर्तन में आते हैं। और अब मैं जो आपको उदाहरण देने जा रही हूँ, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो है उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। और उपग्रह से आप, उपग्रह शब्द और जैसे ही अंतरिक्ष आता है तो आप लोग बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं। तो आज मैं आपको उपग्रह के बारे में बताती हूँ बच्चों। अब उपग्रह क्या है बच्चों? ये एक प्रकार की मशीन होती है जो पृथ्वी पे तैयार की जाती है, और फिर इसे हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही चक्कर काटती है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब उपग्रह से हमें क्या फ़ायदे हैं? सोचिए उपग्रह की क्यों आवश्यकता पड़ी? उपग्रह बच्चों हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चों, आप टीवी देखते हैं तो दूरदर्शन प्रसारण भी उपग्रह के कारण ही हमें मिलते हैं। उसी तरह से बच्चों, आपने फ़ोन उठाया, जल्दी से अपनी मम्मी से बात करी, तो क्षण भर में आपकी बात हो गई। तो दूर संचार भी हमें उपग्रह के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। इसी तरह से बच्चों, मौसम की जानकारी, कहाँ किस जगह का कितना तापमान है, वो भी हमें उपग्रह के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके बाद बच्चों, आपदा के बारे में, जो हमें मौसम के आपदा हैं उनकी जानकारी भी उपग्रह से ही मिलती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जान और माल दोनों का ही नुकसान नहीं होता। तो ये हमारे देश के लिए कितना उपयोगी है ना? तो चलिए अब बच्चों, हम आगे सीखते हैं अगले परिवर्तन को। तो वो है हमारा अनियंत्रित परिवर्तन। अब अनियंत्रित शब्द तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते ही हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा, इसका उदाहरण देखते हैं। वो है, ये देखिए बच्चों, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा का बढ़ना
और घटना, क्या ये हमारे नियंत्रण में है? नहीं। तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा उदाहरण है बच्चों, ये देखिए, बिजली का चमकना। बिजली का चमकना भी क्या हमारे नियंत्रण में है? क्या हम जब चाहेंगे तब बिजली चमकेगी या बादल गरजेंगे? नहीं, ये सब अनियंत्रित परिवर्तन है बच्चों। अब हम ऐसे परिवर्तन पे जाएंगे जो आपके हाथ में है, वो है नियंत्रित परिवर्तन। देखिए बच्चों, पहला है हमारा, ये एक पंखा है। तो पंखा आपके नियंत्रण में होता है। जब आपको गर्मी लगी, आपने क्या किया? पंखे का स्विच ऑन कर दिया, तो ये आपके नियंत्रण में है, यानी आपके कंट्रोल में है। और जब आपको पंखे की आवश्यकता नहीं है और आपको रूम से बाहर जाना है, तो क्या होगा? आप स्विच को ऑफ करेंगे, फैन बंद हो जाएगा, तो ये पंखा आपके नियंत्रण में है। इसी प्रकार से ये देखिए बच्चों, ये व्यक्ति साइकिल से जा रहा है। आप भी तो साइकिल से जाते हैं, आप लोग स्कूल साइकिल से जाते होंगे, या कुछ बच्चे शाम को पार्क में जाते होंगे साइकिल से खेलने के लिए। तो क्या साइकिल आपके नियंत्रण में है? बिल्कुल सही बच्चों, साइकिल आपके नियंत्रण में है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ब्रेक है। तो जैसे ही आपका दोस्त मिलते हैं या कोई आपको जान पहचान वाले मिलते हैं, तो आपने क्या किया? आपने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही आपकी साइकिल रुक गई, यानी साइकिल आपके नियंत्रण में है। तो ये परिवर्तन जो आपके नियंत्रण में हैं, जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, उन्हें हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। अब चलिए बच्चों, हम अगले परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं उसके बारे में, और वो है बच्चों जटिल परिवर्तन। अब आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जटिल का अर्थ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये परिवर्तन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैसे? अब बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि बस, ट्रक, कार और मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब कैसे चलते हैं, ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये पेट्रोल से, डीजल से और सीएनजी से चलते हैं। पर आपके मन में एक ज़रूर सवाल ये आता होगा, ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? तो चलिए आपको मैं बहुत आसानी से इसके बारे में बताती हूँ कि आपको डीजल पेट्रोल कहाँ से मिलता है। बच्चों, हम इसके बारे में अब जानेंगे। जैसे बच्चों, जब भूगोलिक उथल पुथल होती है, तो क्या होता है कि ये जंगल में कितने सारे पेड़ हैं, ये सारे पेड़ पृथ्वी में समा जाते हैं, दब जाते हैं। जब ये दब जाते हैं तो ऊपर से और दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है, और बच्चों एक चीज़ आप जानते ही हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? पृथ्वी अंदर से गर्म है। तो ऊपर से दबाव एक तो पड़ रहा है और अंदर गर्मी है। और ये बताइए, क्या पृथ्वी के अंदर वायु होती है? नहीं। आप जानते हैं कि वायु हमारे पृथ्वी के ऊपर है, पर पृथ्वी के नीचे वायु नहीं है। तो अब 3 चीज़ों को हमें ध्यान से याद रखना है। उच्च दाब, यानी कि बहुत सारा प्रेशर, हाई प्रेशर। उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर, जो कि पृथ्वी के अंदर होता है। और वायु की अनुपस्थिति, वो तो होती ही है। इन सब के कारण करोड़ों वर्ष में, बच्चों ये याद रखिएगा, करोड़ों वर्ष में ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब किस में बदल जाते हैं? कोयले में बदल जाते हैं। तो हम इसे जटिल परिवर्तन क्यों कहते हैं? अब इसका उत्तर आता है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्षों में, करोड़ों वर्ष में होता है, इसलिए इसे जटिल परिवर्तन कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों, अब हम बात करते हैं, जैसे समुद्र की गहराइयों में जीव जंतु होते हैं। अब वो भी भौगोलिक उथल पुथल के कारण वो भी पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं। फिर क्या होता है? वही 3 कंडीशंस जो हमने पहले बात की थी, कौन कौन सी? उच्च दाब, उच्च ताप और क्या बताया था? शाबाश, वायु की अनुपस्थिति। इन तीनों चीज़ों के कारण क्या होता है बच्चों? ये समुद्र में जितने भी जीव जंतु थे, ये किस में परिवर्तित हो गए? ये पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। अब आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जीव जंतु जब करोड़ों वर्ष के लिए पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं,
तो उससे हमें पेट्रोलियम मिलता है। और जब पेड़ पौधे अंदर दबते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, वो किस में परिवर्तित होते हैं, वो कोयले में परिवर्तित होते हैं। बच्चों कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। और कोयले की पहचान किससे होती है? जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है वो कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब आप बताइए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा हुआ? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और नमी कम होती है। ठीक है, अब बात हमने जब ये की थी कि जीव जंतु जब दब जाते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? पेट्रोलियम मिलता है। अब आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आ रहा है कि पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है। तो बच्चों डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सीएनजी, एलपीजी और यहाँ तक कि सड़कों पे बनाने वाले जो हम किससे बनाते हैं, तारकोल से, वो वैसलीन, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। परंतु बच्चों हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों ही अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि ये नहीं बनते हैं दोबारा, क्योंकि अभी बात हमने की थी, अभी चर्चा की कि इनको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए बच्चों अनवीकरणीय स्रोतों को हमें बहुत ही समझदारी से और सोच समझ के खर्च करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हमारे जो परिवर्तन के प्रकार थे वो यहाँ पे समाप्त हुए। जैसे कि अब मैं आपको एक बार दोबारा से इसको यहाँ पर बता देती हूँ, वो कौन कौन से परिवर्तन हैं। देखिए, परिवर्तन के प्रकार हमने अभी तक ये पढ़े, कौन कौन से? तीव्र तथा मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन और जटिल परिवर्तन। तो आप भी इस तरीके से एक चार्ट पे या प्लेन पेपर पे ही आप ऐसे अपने सारे परिवर्तन के प्रकार लिख लीजिए और जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आप लगा लीजिए, तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे, है ना बच्चों। अब बच्चों हम अपने अगले टॉपिक से क्या सीखते हैं, देखिए ये है परिवर्तन में होने वाले आपसी प्रतिक्रियाएं। जब भी बच्चों आप कोई भी परिवर्तन अपने आसपास होते हुए देखते हैं तो क्या होता है बच्चों कि उसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जो भी होते हैं उनमें आपसी क्रियाएं होती हैं और उन आपसी क्रियाओं के कारण उनमें वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं कैसे। ये एक पैन है जो कि लोहे का बना हुआ है और लोहे को आप जानते ही हैं कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। ठीक है, आयरन यानी Fe। तो उसके बाद ऑक्सीजन, ये कहाँ से आया? अब आपको पता है कि हमारे चारों तरफ हम वायु से घिरे हुए हैं और वायु में 21% ऑक्सीजन होता है, तो ये वायु वहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन वहाँ से आ रहा है। उसके बाद H2O यानी बच्चों जल, नमी, जो हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है बच्चों? हाँ, वो हमारे वातावरण में ही होती है, क्योंकि वाष्पन होता रहता है, तो इस कारण से H2O हमें वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ है आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उपस्थिति किसकी हो रही है बच्चों? यहाँ पर नमी की उपस्थिति हो रही है और फिर ये किस में बदल जाएगा? आयरन ऑक्साइड। अब आपको लग रहा है ये आयरन ऑक्साइड क्या है? तो बच्चों आपने लोहे की चीज़ों में जिसके ऊपर कोटिंग या कोई पेंट नहीं हो रहा होता है तो वो आप देखा है ना कि उसको क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, उसमें जंग लग जाता है। तो हम एक नॉर्मल उसमें बोल देते हैं कि जंग लग गया, रस्ट लग गया, और वो ऑरेंज कलर की एक परत होती है ना बच्चों? उसको हम वैज्ञानिक उसमें बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो जो भी चीज़ें लोहे की होती हैं और यूं ही रह जाती हैं जिन पे कोटिंग नहीं होती,
तो ऑक्सीजन और वाटर के कारण क्या हो जाता है, वो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम अगली चीज़ देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये एक शॉर्पनर है और ये एक पेंसिल है। ये आपके लिए रोज़ की चीज़ है, आप रोज़ स्कूल लेके जाते हैं, घर में भी इससे पढ़ते हैं, या आप ब्लेड भी ले सकते हैं पेंसिल को छीलने के लिए। जब इस ब्लेड के संपर्क में मैं इस पेंसिल को लेके आती हूँ तो क्या होगा, ये पेंसिल छिल जाएगी। देखिए बच्चों, ये पेंसिल छिल गई और यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि देखिए क्या बदलाव आया, पेंसिल छिल गई तो क्या ब्लेड में कोई कुछ नहीं हुआ बच्चों, जो ब्लेड की धार है वो भी कुंद हो जाती है। तभी तो आपको शॉर्पनर बार बार बदलने पड़ते हैं कि अब इससे ठीक से शार्प नहीं हो रहा है, पेंसिल ठीक से छिल नहीं रही है। तो ये इसी का उदाहरण है कि जब हम पेंसिल को छीलते हैं शॉर्पनर से या ब्लेड से तो पेंसिल छिल जाती है और शॉर्पनर का ब्लेड, इसका ब्लेड कैसा हो जाता है, कुंद हो जाता है, इसकी धार कुंद हो जाती है। तो उसके बाद बच्चों एक मैं आपको एक एक्टिविटी और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है 2 टेस्ट ट्यूब्स, ये देखिए 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में वाइट पाउडर है। अब मैंने रखा था, मैं तो भूल गई इसमें क्या है इसमें क्या है। अब ये दोनों ही वाइट पाउडर है। चलिए अब पता लगाते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, पर मैं ये जानती हूँ कि इसमें एक ग्लूकोज है और एक डिटर्जेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन से में कौन सी चीज़ है, किस टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनमें, ये देखिए बच्चों, बीकर में जल है, पानी है, मैंने इसको मिलाया। अब कैसे मुझे पता चलेगा, तो बच्चों ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है ये गर्म हो रही है और ये टेस्ट ट्यूब ठंडी। तो ये तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज आप अपने जब खाते हैं और ज़बान पे या टंग पे जैसे ही रखते हैं तो क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। तो ये जो ठंडी टेस्ट ट्यूब है ये ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, ऊर्जा अवशोषित हो रही है। और ये जो गर्म हुआ, ये यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ग्लास में भी कर सकते हैं इसको, शीशे के ग्लास के अंदर, और आप देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा कि एक जो ठंडी है उसमें क्या होता है और जो गर्म है उसमें क्या होता है, और आप छू के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बच्चों अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो इसमें क्या है कि देखिए ऊर्जा कई प्रकार की होती है बच्चों, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। अब हम बात करते हैं पहले यांत्रिक ऊर्जा की। तो यांत्रिक ऊर्जा, अब हम इसका उदाहरण लेंगे बच्चों साइकिल आपने देखी है, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जैसे ही आप बहुत तेज़ तेज़ पैडल चलाते हैं तो आपकी साइकिल धीरे धीरे चलने लगती है, नहीं, आपकी साइकिल तेज़ भागने लगती है। और जब आप पैडलिंग स्लो करते हो, धीरे धीरे चलाते हो, तो साइकिल स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, पेशीय जो आपकी ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा उदाहरण यदि ले, वो है सौर ऊर्जा का। बच्चों ये देखिए, ये एक सोलर कुकर है। सोलर कुकर काले रंग का होता है और इसमें एक मिरर, एक दर्पण लगा होता है, और इसे हम छत पे रख देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि सूर्य की किरणें सीधे इसके ऊपर पड़ती हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कितना फ़ायदे का काम है। इसमें हम अपना खाना पका सकते हैं और इसमें हमारा कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, ना हमें गैस खर्च करनी पड़ रही है, ना हमें लकड़ी ला के उसको जलाना पड़ रहा है। तो ये कितना आसान हुआ। और अब यहाँ पर क्योंकि सौर ऊर्जा से क्या हो रहा है, खाना पक रहा है, तो सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और अगला उदाहरण जो मैं आपको बताऊंगी, इसे तो आप बहुत अच्छी तरह से, इसको तो आप जानते हैं ना, ये हैंड लेंस है। क्या करते हैं आप लोग हैंड लेंस से, आप धूप में जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं, और नीचे क्या रखते हैं आप, एक कागज़ रखते हैं। नीचे कागज़ रखने में क्या होता है, थोड़ी देर में वो कागज़ जलने लगता है। तो ये भी किसका उदाहरण है बच्चों, यहाँ पर सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, जो यहाँ हमारे सोलर कुकर में हो रही थी।
अब बच्चों अगला है हमारा ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि शब्द तो आप जानते हैं, आवाज़। जैसे बच्चों क्या होता है, हम आराम से बैठे हुए हैं, अब एकदम से आवाज़ हुई तो हम एकदम चौंक जाते हैं। चौंक जाने पे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है पटाखे बहुत तेज़ बज रहे हैं या बादल गरजते हैं बहुत तेज़, तो कई बार हमारे जो खिड़कियां हैं उनके शीशे चटक जाते हैं। तो ये सब ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। और आखिरी है चुंबकीय ऊर्जा। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने चुंबक देखी नहीं होगी, तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ चुंबक से क्या होता है। ये देखिए बच्चों, ये बहुत सारी, ये क्या है, ये कीलें हैं और मैं इनके पास क्या लेके आ रही हूँ, ये देखिए बच्चों क्या हो रहा है। ये एक चुंबक है और यहाँ पर बहुत सारी कीलें इसके साथ, इनमें चुंबक की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी चीज़ को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए बच्चों, यहाँ क्रेन में ये जो बड़ी सी वो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुंबक लगी होती है। तो वो क्या करते हैं, लोहे की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ चुंबकीय ऊर्जा। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में क्या क्या जाना, हम उसको एक बार दोहरा लेते हैं। वो है प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित और नियंत्रित परिवर्तन, जटिल परिवर्तन, फिर परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया, तो उसमें पेंसिल और शॉर्पनर के साथ हमने किया था काम, और 2 टेस्ट ट्यूब्स ली थी, तो उसको आप याद रखिएगा। फिर परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें भी हमने क्या क्या चीज, साइकिल के बारे में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, ध्वनि ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के बारे में हमने जाना। अब बच्चों हमने जो पढ़ा तो हम क्यों ना उसको एक एक्टिविटी के रूप में देखें, और ये इतनी मज़ेदार एक्टिविटी है कि इसको आप आराम से घर पे कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे परिवर्तन लिखे हैं, ठीक है बच्चों, परिवर्तन है, और यहाँ पर मैंने कुछ परिवर्तनों के नाम लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं आपने कितना सीखा। तो देखिए बच्चों, मोम का पिघलना, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन हुआ, बिल्कुल सही, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो आप क्या करेंगे, एक पेंसिल से ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है ना, मज़ेदार। उसके बाद मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना ये कौन सा परिवर्तन है, हाँ आपको आता है, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छे बच्चे हो क्योंकि आप बहुत ध्यान से क्लास में अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान देते हो। तो मोमबत्ती का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्टिविटी मैंने गृह कार्य में आपको दी है। ये तो आप इसी को इस तरीके से एक टेबल बनाइएगा। अब इस टेबल में ये लिखा हुआ है बर्फ़ का पिघलना, दूध से दही का बनना, तो ये अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हैं। आप इनके साथ जोड़े बनाइएगा। फिर पृथ्वी का परिभ्रमण, मनुष्य द्वारा मकान बनाना, पेट्रोलियम का बनाना, वो तो आपको याद ही रहेगा हमेशा से, वो कैसा परिवर्तन है, वो एक जटिल परिवर्तन है। फिर स्प्रिंग का खींचना, तो यानी परिस्थितियों को, स्प्रिंग का खींचना या रबर बैंड का, देखिए बच्चों, रबर बैंड को खींचा, ये परिस्थिति हमने उलट दी वापस, तो ये वापस अपनी स्थिति में आ गया, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, प्रत्यावर्तित परिवर्तन। फिर हृदय की धड़कन, ये नियमित परिवर्तन, क्योंकि ये तो पूरे जीवन हमारा चलता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सब परिवर्तन, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, और आप चाहें तो इसमें और भी चेंजेस ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, आप बजाय लिखने के आप उनकी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा के फिर आप मिलान कर लीजिए। तो बच्चों एक तो काम आपका ये है, और दूसरा आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो आपको पीछे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, अपने बड़ों की मदद से या जो भी आपको आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं, उनके साथ आप बैठ के अपने अभ्यास कार्य को पूरा कीजिएगा। तो आज की क्लास तो हमारी बहुत अच्छी रही और आपको भी बहुत पसंद आई होगी। अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।